गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं आज आपसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मुझसे आज ही एक पेशेंट ने पूछा है। उन्होंने आईवीएफ करवाया था, तो उनका पहले साइकिल में हाइपर स्टिमुलेशन हुआ, फिर उनका फेल हो गया। अगेन उन्होंने आईवीएफ करवाया तो सेकंड साइकिल में फिर हाइपर स्टिमुलेशन हो गया, फिर उनका फेल हो गया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये पॉसिबल है कि 2 साइकिल में हाइपर स्टिमुलेशन फेल हो? और जैसा कि मैं देखता हूँ कि अपना जो क्लिनिक है, हाइपर स्टिमुलेशन के केसेस यहाँ होते ही नहीं हैं। इसके बारे में आप एक्सप्लेन कीजिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है और हाइपर स्टिमुलेशन फ्री क्लिनिक होने चाहिए। और हाइपर स्टिमुलेशन क्यों होगा, किससे होगा, कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, कितने एग्स बनेंगे, कौन सा मेडिसिन यूज़ करना चाहिए, कौन सा गोनाडोट्रोपिन यूज़ करना चाहिए, कुछ चीज़ें मैं आपको जो एक ग्राफिक्स के माध्यम से बताता हूँ कि जो हाइपर स्टिमुलेशन क्यों नहीं होता। अपने यहाँ पर पिछले 3-4 साल से, मेरे ख्याल से 5-6 साल से हाइपर स्टिमुलेशन नहीं हुआ। तो जो एक मैं बोलता हूँ यहाँ पर एक, जैसे यहाँ पीरियड आया, तो ये वाला जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड असेसमेंट साइकिल। ये असेसमेंट की जगह है। इस असेसमेंट में मुझे ओवेरियन वॉल्यूम, एएमएच, एज, फिर पेशेंट का बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स में हाइट इन्वॉल्व है, वेट इन्वॉल्व है, और ये मेन रहते हैं जिससे मेरा इसका प्रोटोकॉल सेट होगा कि मैं यहाँ से डे 2 में क्या दूंगा ताकि मुझे मैक्सिमम 12 से 15 ओसाइट मिल सकें। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनका एएमएच अच्छा है। अब यदि मैं सभी को एक जैसा इंजेक्शन जैसे 300 या 375 का दे दूं, तो होगा ये कि ये एकदम से ऐसा फॉलिकल बनने लगेंगे खूब सारे। जो ही खूब सारे बनेंगे, और सपोज ये यदि लॉन्ग प्रोटोकॉल में है, तो आप यहाँ पर जीएनआरएच ट्रिगर नहीं दे सकते, तो आपको एचसीजी देना पड़ेगा या फिर साइकिल को कैंसिल करना पड़ेगा। मोमेंट आप इसको एचसीजी देते हो, जिसमें कि बहुत सारे फॉलिकल बन रहे हों, ये फॉलिकल यदि आपने पिकअप कर भी लिया तो भी इसके भीतर जो ब्लड और फ्लूइड इकट्ठा होगा, ये ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम में ले जाता है। ये एक बहुत डिस्टर्बिंग चीज़ है, क्रिएटेड कॉम्प्लिकेशन है आईवीएफ का। इसलिए मैं क्रिएटेड बोलता हूँ, क्योंकि आईवीएफ में यदि एचसीजी का इंजेक्शन हम नहीं लगाएं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये नहीं होता। इसमें जो पेशेंट है, उसके पेट में पानी भर जाता है, कई बार उसके लंग्स में पानी भर जाता है। जब पेट और लंग्स में पानी भर जाता है तो सांस लेने में तकलीफ होती है, यूरिन कम निकलती है, मतलब पेशेंट को हीमो कंसंट्रेशन, मतलब पेशेंट एक सीरियस कंडीशन में पहुंच जाती है जिसमें बहुत बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है आईसीयू में। तो क्या हम इस कॉम्प्लिकेशन को रोक के आईवीएफ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड पर्सनलाइज्ड आईवीएफ। पर्सनलाइज्ड आईवीएफ का मतलब ये होता है कि मैं उसका गोनाडोट्रोपिन के जो प्रोटोकॉल है वो पर्सनलाइज्ड रखूं, किसके ऊपर? इन क्राइटेरिया के ऊपर। यदि हमें लगता है कि ये पेशेंट को हम रेगुलर गोनाडोट्रोपिन देंगे तो ये ओएचएचएस में जा सकती है, तो हम उसका इनिशियल गोनाडोट्रोपिन कम रखते हैं। कई बार हम लेट्रोजोल से भी आईवीएफ करते हैं। यदि ये यहाँ पर एक्स्ट्रा बना ज़्यादा, मैं इसको जीएनआरएच एंटागोनिस्ट पे रखता हूँ। जीएनआरएच एंटागोनिस्ट में रखने से फ़ायदा ये है कि यदि ये एक्स्ट्रा बना, ज़्यादा बना, ओएचएसएस का खतरा लगता है, तो हम इसको जीएनआरएच का ट्रिगर दे सकते हैं, एचसीजी नहीं देंगे। जीएनआरएच का ट्रिगर देने से होता ये है कि ये ओएचएचएस में मोस्ट ऑफ द टाइम 98% नहीं जाती। बट वो इसमें यदि हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करें तो एचसीजी के बाद के किए गए एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से ये थोड़ा कम होता है। हमको यहाँ पर इंटेंसिव यूटीएल फेज सपोर्ट देना पड़ता है।
इसमें मैं जा नहीं रहा हूँ उतना डिटेल में। बेसिक मुद्दा ये है कि मुझे OHSS नहीं होने देना है। जो आप बोल रहे हो कि OHSS नहीं होता है, इसलिए नहीं होता। अब ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बने, इनको हम क्या करेंगे, फ्रीज कर लेते हैं। इसका मतलब हमने इस साइकिल को 3 सेगमेंट में डिवाइड कर लिया। एक है स्टिमुलेशन, एक है फ्रीजिंग और एक है फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर। इसको सेगमेंटेशन बोलते हैं। इस सेगमेंटेशन से आप OHSS फ्री IVF कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि आपको इस चीज़ को ध्यान में रख के इस पेशेंट का पर्सनलाइज्ड IVF करना ज़रूरी है, खासकर उनमें जिनका AMH अच्छा हो, खासकर जिनमें PCOS हो, PCOS या PCOD हो, खासकर जिनकी एज कम हो, अधिकतर जिनका बॉडी मास इंडेक्स कम हो, जिसमें हाइपर रिस्पॉन्ड होने का खतरा हो, जिसका ओवेरियन वॉल्यूम अच्छा हो। सर ये जो डिसीजन आप लेते हैं कि किस पेशेंट का कितना डोज होना चाहिए, सबका एक जैसा नहीं हो सकता, तो ये स्टिमुलेशन के दौरान लेते हैं कि पहले ले लिया जाता है? नहीं, ये जब पेशेंट को मैं इसलिए बोलता हूँ कि जो असेसमेंट साइकिल होता है, मान लीजिए पेशेंट असेसमेंट साइकिल में नहीं आई, सीधे डे 2 में आई, तो उस दिन भी मैं असेस करता हूँ कि मैं रिकॉम्बिनेंट दूँ, यूरिनरी दूँ, कितना गोनाट्रोपिन दूँ, गोनाट्रोपिन देने की बजाय क्या मैं लेट्रोजोल से करूँ, फिर गोनाट्रोपिन दूँ, GnRH एंटागोनिस्ट का प्रोटोकॉल रखूँ, हमको GnRH एगोनिस्ट का ट्रिगर कब देना है, कितने मिलीमीटर होने पे देना है। ये इंडिविजुअलाइज जो ट्रीटमेंट है, इसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते। यदि आपने जनरलाइज किया तो आपको सीवियर ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन का पेशेंट मिलेगा और वो आपको बहुत तकलीफ देगा, पेशेंट को भी बड़ी मुश्किल होती है। आशा है कि जो आपका क्वेश्चन था OHSS का, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम का, तो ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम फ्री भी IVF बहुत अच्छे से किया जा सकता है, बशर्ते आपके पास बहुत अच्छी IVF लैब हो, बहुत अच्छे एम्ब्रियोलॉजिस्ट हो, बहुत अच्छा फ्रीजिंग कंडीशन हो, बहुत अच्छा आप फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर सकते हो। आशा है ये जानकारी उनके लिए उपयोगी होगी जो IVF कराने आते हैं। खासकर हर एक IVF एक जैसे ट्रीटमेंट से देने के बजाय इंडिविजुअलाइज यदि आप करें तो उसमें खर्च में थोड़ा फ़र्क आता है, बट IVF सेफ होता है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इसको लाइक करते हैं, आपको एक चैनल अच्छा लगता है, तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।